लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब है कि जब भी चीजें केमिकली कंबाइन करती हैं, यूनाइट करती हैं, कोई कंपाउंड बनाती हैं, तो उस कंपाउंड बनते समय कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, किस किस मेथड से ये काम हो सकता है। दिस इज बेसिकली लॉ। ओके, तो लॉ का बेसिक मतलब क्या होता है? वेन एवर यू गेट सेम रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग द सेम मेथड, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज लॉ। लॉ का मतलब वो सारे चीजें रिपीट करने पे रिजल्ट भी वैसा ही आने लगे तो हम उसको लॉ में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज लॉ। एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ दिया था फादर ऑफ केमिस्ट्री ने, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बेसिकली ये जो लॉ लेवोइशियर और फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोइसन ने दिया है, इसका सेंस था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड is equal to the total mass of product formed in any physical or chemical change। यानी ये लॉ बच्चों किस पे नहीं लगाना है? न्यूक्लियर पे नहीं लगाना है। फिजिकल और केमिकल चेंज में, यानी बर्फ है पिघल के पानी बन रही है, या और कोई फिजिकल चेंज होता है, या कोई केमिकल चेंज होता है, दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, N2 और H2 ने रिएक्ट करके अमोनिया बनाया, तो इस लॉ के हिसाब से जितना भी मैटर आपका रिएक्टेंट में रिएक्ट कर रहा है उतने ही वजन का प्रोडक्ट बनेगा। बेसिकली इस लॉ को हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे अंडर द नेम ऑफ POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, कि जितने भी एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं, जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, उतने ही प्रोडक्ट में बनते हैं। बट याद एक ही चीज रखनी है, POAC या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। ये अभी हम पढ़ेंगे कि एक्सेस रिएजेंट होता है, लिमिटिंग होता है। दैट मीन्स वो रिएजेंट जिसके द्वारा रिएक्शन चल रही हो, या हम ये कहना चाहते हैं द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, विच इज कंप्लीटली रिएक्टेड, जो जितना रिएक्ट कर रहा है बस उससे ही अप्लाई करना है, जो रिएक्टेंट बच गया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मैथमेटिकल वर्जन ये था, दैट इज समेशन मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, जितना रिएक्ट कर गया है, इज इक्वल टू समेशन मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जितना रिएक्ट कर गया और कितना बना है वो इक्वलाइज करके न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा लॉ हमने आपको पढ़ाया था, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, या इसको कांस्टेंट कंपोजिशन भी कह देते हैं। दिस लॉ इज गिवन बाय फ्राउट्स। ये लॉ बेटा दिया था फ्राउट्स ने, ठीक है। फ्राउट्स ने लॉ क्या दिया था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। पहले लॉ के लिए जैसे हमने अभी कहा, नॉट एप्लीकेबल ऑन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये याद रखना है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इस लॉ को अप्लाई नहीं करना है। इट इज ओनली फॉर फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या है, तो बेसिकली इसका मतलब है कि अगर कोई प्योर कंपाउंड है, जैसे ये वाटर अगर प्योर है, तो इसका सोर्स क्या है, यानी ये नेचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बने, या फिर किसी भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से बने, या और कोई सोर्स हो। अगर ये वाटर है तो इसमें हाइड्रोजन के 2 ग्राम होंगे एक मोल में या एक मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन के 16 ग्राम, या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बेटा 2/18 into 100, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज दैट इज 16/18 into 100। तो ये लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। और इसके न्यूमेरिकल में जब हम न्यूमेरिकल कराएं तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, यानी जब भी वो कहेगा आपसे कि प्रूफ करिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो किसी एक एलिमेंट का जो परसेंटेज है उसको आप दोनों तीनों एक्सपेरिमेंट में सेम लाके दिखाएंगे, फिर हम कहेंगे क्योंकि परसेंटेज सेम है तो कंपाउंड वही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिमिटेशन क्या थे?
बच्चों इसके दो लिमिटेशन हैं। एक हमने उस दिन पढ़ा था, एक लिमिटेशन ये था कि अगर हम रिवर्स अप्लाई करें, रिवर्स अप्लाई करें इस लॉ का, कहने का मतलब कि कोई कंपाउंड है उसके अंदर परसेंटेज कांस्टेंट है, कोई कंपाउंड है उसके अंदर परसेंटेज कांस्टेंट है, रिवर्स अगर परसेंटेज कांस्टेंट है तो क्या कंपाउंड वही बनेगा? कोई कंपाउंड है उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का परसेंटेज कांस्टेंट है, तो क्या वो जो कांस्टेंट परसेंटेज है उससे वही कंपाउंड बनेगा? अगर आइसोमर्स है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आइसोमर्स का फॉर्मूला सेम होता है। तो इस लॉ का रिवर्स, कहने का मतलब कि अगर परसेंटेज सेम है तो कंपाउंड में वेरी में डिफरेंट, ठीक है, तो कंपाउंड डिफरेंट हो सकता है। और अगर आपको याद हो गया हो या याद आ गया हो, ये वाला वर्ड था आइसोमर। तो ये लॉ का एक लिमिटेशन आइसोमर्स में है कि सेम परसेंटेज होने के बाद क्या हमेशा सेम कंपाउंड बनता है? ना ना, अगर परसेंटेज सेम है तो जरूरी नहीं कंपाउंड सेम हो, कंपाउंड अलग भी हो सकता है अगर आइसोमर है। और दूसरी बात, अगर अगर बच्चों हम आइसोबार्स की बात कर लें, बल्कि ज्यादा अच्छा है आइसोटोप की बात करें, ज्यादा बेटर है आइसोटोप की बात करें। जैसे अगर किसी ने ये वाटर लिया है और किसी ने वाटर की जगह D2O लिया है, कहने के लिए दोनों ही वाटर है, ये हैवी वाटर है, ये वाटर है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के 2 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 16 हैं। दैट मीन्स वो रेशियो जो पहले 1:8 था, अब वो 1:4 दिखने लगा, अलग अलग दिखने लगा। तो क्या ये कंपाउंड अलग है? नहीं भाई, कंपाउंड तो वही है, क्योंकि कंपाउंड की जो केमिस्ट्री चल रही है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से चल रही है। यहाँ एलिमेंट सेम है, बस उसका हैवियर आइसोटोप है। तो जब भी हैवियर आइसोटोप होगा तो ये रेशियो अलग अलग आएगा। कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने कहा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि एक कंपाउंड के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे ये आया भैया रेशियो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आपने हैवियर आइसोटोप ले लिया है तो उसका रेशियो नॉर्मल वाले से कुछ और आएगा। ठीक है, सही बात है कि ये हैवियर एलिमेंट है तो रेशियो अलग आएगा, लेकिन कहा तो यही जाएगा ना कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कहना चाहिए, लेकिन ज्यादा बेटर है हम कहेंगे हैवी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिलहाल ये लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दो जगह हमें ध्यान रखना है, लिमिटेशन है इसकी। एक है इसकी लिमिटेशन रिवर्स आइसोमर्स में, और जब आप आइसोटोप लेंगे तो रेशियो अलग आ सकता है, ये याद रखना है। इन दो लॉ पे एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर तीसरा और चौथा लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बच्चों दो लॉ का पहले हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके, 1 मिनट का ही है, ज्यादा नहीं। बच्चों ये था बेसिकली वर्ड डायमेंशन एनालिसिस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, मैं डायमेंशन ज्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि वो फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा बस ये बता रहा हूँ कि एक यूनिट सिस्टम है, और उस यूनिट सिस्टम में एक यूनिट होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है, और उसको हम डायमेंशन एनालिसिस से देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा 2 दिन में कितने सेकेंड हैं, तो भैया आप पहले 1 दिन में निकाल के डबल कर लीजिएगा, 1 दिन में आवर कितने हैं, आवर के बाद 1 आवर में मिनट कितने हैं, 1 आवर में सेकंड कितने हैं, ठीक है, 1 मिनट में सेकंड कितने हैं, और उसको फिर आप मैथमेटिक्स करेंगे, और एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाता है नियरली 172,880,800 सेकेंड। छोड़िए, आइए केमिस्ट्री पे लाइए बेटा। पहला पॉइंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन आएगी। पहली डेफिनेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 5 लॉज, और बेसिक लॉज 5 है, मतलब एक हमने इसमें हटा दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट और प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन, इन दो को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। फिर था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो इसके बाद पहले पढ़ाऊंगा फिर दिखाऊंगा, और गे-लुसैक्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है।
कुछ बच्चे जानते होंगे, इसमें एक लॉ गायब है। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद में आता है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसे नीचे लिख रखा है, नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, आईएससी से हट चुका है, इसलिए वो लॉ मैंने नहीं यहाँ इंक्लूड किया है। फिर भी मैं आपको उसको थ्योरी में पढ़ा दूंगा। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पिताजी ने लॉ दिया है, हाँ ये है भैया हमारे एंटोनी लेवोइसर, ये लॉ इन्होंने दिया है बुड्डन ने, ठीक है। इसका क्या कहना है, बेसिकली ये कहना चाहते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब मैटर कंजर्व है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आपने CO2 अगर बनाना है तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और CO2 बन रहा है। तो बैलेंसिंग और इन सब पे ना जाइए अभी, तो अभी आप सीधा सीधा यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ कौन कौन से एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और उससे एक रिएक्शन होने के बाद कंपाउंड बन गया विच इज कॉल्ड CO2। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन है, ऑक्सीजन नेचर में O2 में होता है एंड सो ऑन। तो अब यहाँ एटॉमिक वेट अगर हम ले लें तो यहाँ कार्बन के 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम रिएक्ट करेंगे, और ऑब्वियसली 12 और 32 जब रिएक्ट करेंगे तो 44 ग्राम ये बनेगा। तो बेसिकली ये लॉ ये कह रहा है कि अगर वो 12 और 32 रिएक्ट कर रहे थे तो गारंटेड 44 ही बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट का मास ज्यादा हो जो रिएक्ट कर गया हो और प्रोडक्ट का मास कम हो गया हो। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह क्या रहा है कि जो हमारा मास है या जो मैटर है ना तो बन सकता है ना ही नष्ट हो सकता है, और केमिकल रिएक्शन में एक रीअरेंजमेंट जब होता है तो खाली रीअरेंजमेंट या शफलिंग होती है। दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे 4.4 ग्राम CO2 और 5.6 ग्राम CaO बनता है। इसे प्रूव करना है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो भैया ये एक इक्वेशन है, CaCO3 टूटेगा CaO और CO2 में बच्चों, तो ये 10 ग्राम था और इन दोनों का वेट ऐड किया तो वो भी 10 ग्राम आया। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बेसिकली हैं कि प्रूव करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट कर रहा है उतने ही मास का प्रोडक्ट बन रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया। अगला लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट कंपोजिशन। तो बेसिकली जैसे हमने यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का भी आपको बताया था, ये वाटर आप कहीं से भी ले सकते हैं, आंसुओं का पानी भी हो सकता है, लेक का पानी, ओशियंस का पानी, लैब में बना हुआ पानी, कहीं का भी हो। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जो उसका रेशियो या परसेंटेज निकालेंगे बाय वेट, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.11 आएगा और बचा हुआ 88.89 ऑक्सीजन आएगा। अब वो कहीं से पानी आपने लिया हो, इट हार्डली मैटर, बट इट शुड बी प्योर वाटर। तो यहाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये लॉ कहता है कि एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, तो बच्चों जरा ध्यान दें। एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन same element in a definite proportion by weight irrespective of the source or method of preparation। तो law of definite proportion की ये definition हो गई। इसको किन भाई साहब ने दिया है, इन्हें प्राउड्स ने, या जोसेफ प्राउड पूरा नाम है, उन्होंने दिया है, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशन फिर से देखिए, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ठीक है। तो अगर एक प्योर वाटर बना है, वो कहीं से भी आया है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 आएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड वाज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग अ करंट ऑफ हाइड्रोजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एबीसी का ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। weight of copper remained is 1.098 gram in another experiment। अब जरा इस बात पे एक बात फोकस जरूर करना, जो बच्चों से सबसे ज्यादा गलती होती है, यहाँ पे ये वेट है कॉपर ऑक्साइड का या क्यूप्रिक ऑक्साइड का वेट, पूरे कॉपर ऑक्साइड का वेट। बच्चों से गलती क्या होती है, वो खाली मैथमेटिक्स में रखे रहते हैं, x/y × 100, दो वैल्यू दे रखी है, डिवाइड कर दिया। नहीं भाई, किसकी वैल्यू है ये देखिए, यहाँ इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से रिड्यूस किया तो इतने ग्राम कॉपर आया। तो एक दिमाग में ले जाना
कि ये जो कॉपर ऑक्साइड का वेट है हाइड्रोजन से रिड्यूस करके कॉपर आया, इसका वजन तुम्हें मालूम है 1.375 ग्राम है, और यही कॉपर निकल के यहाँ आया है, इसका वजन 1.098 ग्राम है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन का वजन पता लग गया। कॉमन सेंस कि कॉपर ऑक्साइड का वजन पता है, उसके अंदर कॉपर कितना है भैया, रिड्यूस कर लिया, वाटर निकल गया होगा, और ये तुम्हें पता लग गया कि इतने ग्राम कॉपर है। तो ये कॉपर तो यहीं से आया है ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें पता लग गया ना ऑक्सीजन कितनी है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है शुरू में कंपाउंड में, इसमें से ये घटा दो, 1.375 में से 1.098 घटाइए, ठीक है। ये शायद आ गया 15 में से 8 गया 7, 6, 16 में से 9 गया 7, ये 2 मेरे को जहां तक लग रहा है 0.277 ग्राम ऑक्सीजन क्या है। अब जरा अगला एक्सपेरिमेंट देखिएगा। अगला एक्सपेरिमेंट में कहा गया है 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर। कितने ग्राम कॉपर है? dissolve in nitric acid and the resulting solution is converted into copper oxide, nitrate फिर copper oxide. The weight of cupric oxide form, again देखो भैया कॉपर के ऑक्साइड का वेट इतना है। अब जरा थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना, इस वेट में से कॉपर इतना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व रहता है, कॉपर कहीं निकला नहीं था, पूरे सीरीज ऑफ रिएक्शन में कॉपर अंदर ही है। अब जरा अगर आपको समझ में आ गया तो अब की बार कॉपर ऑक्साइड 1.476 ग्राम है और इसके अंदर कॉपर 1.179 ग्राम है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है? तो ऑक्सीजन निकाल लो माइनस करके, 1.479 माइनस 1.179, ओए एक 76 है कोई, ये वाला 76 था, ठीक है। 16 में से 9 गए 7, 7 में से 17 में 7 गए ना, है 16 में से 7 गए 9, 3 में से 1 गया 2, और हो ये भी नियरली वही आ गया 0.297 आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रूफ करना है। तो आप इसे कांस्टेंट कंपोजिशन कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? इसे कांस्टेंट कंपोजिशन कैसे प्रूफ करोगे? देखो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट केस सेकंड केस, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालो, तो वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ CuO इंटू 100। ऐसे ही सेकेंड केस में परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालो, वेट ऑफ कॉपर टोटल वेट इंटू 100, और देखो यहां से जो आंसर आएगा वही आंसर यहां आना चाहिए, सॉल्व कर दीजिए सेम आंसर आ जाएगा। ये होगा तरीका आपका लॉ के क्वेश्चन करने का, ठीक है। लॉ के क्वेश्चन करने का ये तरीका आपको रखना है। एक बारी इसके आंसर देखते हैं। बेटा वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इतना है, वेट ऑफ कॉपर इतना है, तो इन दो से ही परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। फिलहाल ऑक्सीजन कितना आया माइनस कर दिया, ये आ गया। तो अगर आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई टोटल वेट इंटू 100, ये परसेंटेज ऑक्सीजन का आया। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इतने ग्राम का कॉपर ऑक्साइड बना था और इतने ग्राम कॉपर लिया था, सॉरी 1.179 ग्राम कॉपर लिया था और इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है माइनस करके निकाला, जैसे अभी आपको करके दिखाया। परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालें, दोनों में परसेंटेज सेम आनी चाहिए, और सेम आते ही हम कहेंगे यहाँ जो लॉ फॉलो हुआ है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो हुआ है। तो ये थे हमारे पहले दो लॉ। पहले दो लॉ अगर आपको समझ में आ गए विद न्यूमेरिकल टाइप 1, और अगर आपको भी इसमें कोई डाउट है तो टाइप 2, फिर हम उसको डिस्कस करें। रितेश सक्सेना क्लियर है इन्हें टाइप 1, इशिता रंजन 1, हार्दिक लोहानी 1, 3 बच्चों को समझ में आया, सारांश यादव 1, 4, चलिए और कोई बच्चा है नहीं इसका मतलब आज, बाकी को नहीं आया होगा, हो सकता है समझ में देखता हूँ अगला लॉ शुरू करने से पहले। ठीक है, इनमें अभी जो नहीं बच्चे बोल रहे हैं
वो प्रांजल भारद्वाज, खुशबू और उत्कर्ष महेश्वरी। इन 3 बच्चों ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बाकियों ने बता दिया है। चलिए, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगला लॉ पढ़ाना है हमें, है ना। तो अगले लॉ का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बच्चों, ये लॉ दिया है डाल्टन, डाल्डे ने दिया लॉ, डाल्टन का लॉ है। डाल्टन का क्या लॉ है बच्चों? डाल्टन ने कहा था मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि जब भी 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं एक ही कंपाउंड पर। 2 एलिमेंट अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। तो ये इस लॉ को एनसीईआरटी या इनकी भाषा से थोड़ा अलग करते हैं। इन्होंने एक ही सेंटेंस बड़ा लंबा चौड़ा सा बना रखा है, उसी सेंटेंस के मैंने 3 टुकड़े कर रखे हैं जल्दी समझ जाने के। उसका पहला सेंटेंस मैंने ये कर दिया है, भले ही तीनों समझ में आने के बाद एक ही सेंटेंस में आप लिखना। पहला सेंटेंस हमने ये कर लिया है कि 2 एलिमेंट, यानी कभी भी अगर 2 एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, 2 एलिमेंट कैन रिएक्ट टू गिव मोर देन 1 कंपाउंड। ठीक है, तो हमने ये कह दिया है कि अगर कभी भी 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। ये पहला पॉइंट। अब हमें कैसे पता चला वो एक से ज्यादा कंपाउंड? सोचना है, तो उसके लिए दूसरा सेंटेंस, विद फिक्स वेट। ठीक है, विद फिक्स वेट ऑफ 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट का फिक्स वेट लें, वेरिएबल वेट यानी डिफरेंट वेट ऑफ अदर एलिमेंट इज रिएक्टिंग। क्या मतलब आया कि एक एलिमेंट का फिक्स वेट जब लेंगे तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका उतना ही वेट नहीं रिएक्ट कर रहा होगा, कुछ और रिएक्ट कर रहा होगा। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। ये हमने कहा कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, एक बार ही देखा कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं। दोबारा एक्सपेरिमेंट देखा तो कार्बन के 12 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये पता चला ये वाला वेट फिक्स है और ये वाले वेट वेरिएबल या अलग अलग आ रहे हैं। एक वेट फिक्स आया और दूसरे वेट क्या आए बच्चों? वेरिएबल या अलग अलग। बेटा आप देखना आवाज थोड़ी इंप्रूव हुई है। तो यस सर, यस सर। गुड। तो एक के 12 ग्राम रिएक्ट कर रहे थे और दूसरे के एक बारी 16, एक बारी 32, यानी अलग अलग। तो ये वाली वैल्यू फिक्स की और ये वाली वैल्यू क्या आ गई? वेरिएबल। बेटा अगर दूसरी बार भी मतलब इसकी भी वैल्यू फिक्स आ जाती अगर, तो ये दोनों कंपाउंड सेम होती। एक की वैल्यू फिक्स है और दूसरे की वैल्यू अलग है, इसका मतलब कंपाउंड अलग है। और ये कंपाउंड हम क्योंकि जानते हैं तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, एक CO और एक CO2 है। तो दोनों में कार्बन तो बराबर है और ऑक्सीजन अलग अलग है। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें तो पता नहीं होगा एटॉमिक वेट के हिसाब से रखना है, तो बेहतर है हम किसी भी एक एलिमेंट को फिक्स 1 ग्राम करेंगे। न्यूमेरिकल करते समय हम हमेशा वजन क्या फिक्स करेंगे? 1 ग्राम, कि इसके 1 ग्राम से कितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है, फिर दोबारा इसके 1 ग्राम यानी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो इनके 1 ग्राम से इसके वेट गारंटेड अलग आएंगे और वेट अलग आना ही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें उन्होंने एक डायलॉग और बढ़ा दिया है, तीसरा डायलॉग ये कहा है कि ये वाले जो वेरिएबल वेट्स आएंगे इनमें भी आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। देयर इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन दीज वेरिएबल वेट्स। ठीक है, वेरिएबल मासेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट के जो ये वेरिएबल मासेस आए हैं इनमें अगर आप रेशियो बनाओगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो आता हुआ दिखेगा।
तो 3 सेंटेंस हो गए। 3 सेंटेंस कौन से हो गए? नीचे लाओ भैया इसे थोड़ा। बेटा 3 सेंटेंस कौन से हुए? पहला कहा गया कि जब भी 2 एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। तो 2 एलिमेंट में रिएक्ट टू गिव मोर देन 1 कंपाउंड। 2 एलिमेंट कैन रिएक्ट टू गिव मोर देन 1 कंपाउंड। दूसरा पॉइंट क्या आया? अब हमें कैसे पता ये दोनों अलग कंपाउंड है? तो एक एलिमेंट के फिक्स वेट से 2 एलिमेंट या दूसरे एलिमेंट के जो वेट है वो देखें अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, तो वेरिएबल आ रहे होंगे। तो विद द फिक्स वेट ऑफ वन एलिमेंट, वेरिएबल वेट या मासेस ऑफ अदर एलिमेंट इज रिएक्टिंग। तो एक एलिमेंट के फिक्स वेट से दूसरे एलिमेंट के वेरिएबल वेट रिएक्ट कर रहे होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में इसके 12 ग्राम से 16 और 32 कर रहे थे। या जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे हम एक का 1 ग्राम फिक्स करेंगे। 1 ग्राम से कितने कर रहा है, 1 ग्राम से कितने कर रहा है, दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट में। और ये जो वेट्स अलग अलग आएंगे, इनको लास्ट स्टेप में इन वेट्स का एक सिंपल रेशियो बना के देखेंगे। तो वो वैल्यू 1 2 2 3 3 5 ऐसे वैल्यूज आएंगे। फिर हम कहेंगे ये देखो ये जो वैल्यूज है एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, नियर बाई है। ऐसे नहीं आएगा 17 95 17 97 ऐसे नहीं आएगा। आसपास की 2 3 3 4 2 5 ऐसे आ जाएंगे। विद इन 10 ही यूजुअली वैल्यूज दिखेंगी। तो हम कहेंगे ये सिंपल वैल्यूज प्रूव कर रही हैं। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का पहला पॉइंट गिवन बाय डाल्टन। दूसरा पॉइंट, 2 एलिमेंट कैन रिएक्ट टू गिव मोर देन 1 कंपाउंड। तीसरा पॉइंट, विद द फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट, वेरिएबल वेट ऑफ अदर एलिमेंट रिएक्ट। चौथा पॉइंट, दीज वेरिएबल वेट बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर। ये आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो रखते हैं। अब देखो बुक ने क्या किया है, इन तीनों पॉइंट को मिला के एक पॉइंट बनाया है। तो ऑब्वियसली जब 3 पॉइंट मिला के एक बनाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा ही। देखो बच्चों बुक ने क्या किया है, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के जन्मदाता डाल्टन भैया, ठीक है, डाल्टन दद्दा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, इफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड, अगर ऐसा हो कि 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हो और एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हो, इफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, अब ध्यान देना, then the masses of one of the element that combine with a fixed mass of the other element, then the masses yani kai masses of one element that combine with fixed mass of other, तो एक का फिक्स है दूसरे के masses आ रहे हैं, are in a ratio of small whole number। तो ये जो अलग अलग masses आएंगे ये एक स्मॉल नंबर रेशियो में आपस में रिलेटेड होंगे। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इस लॉ के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे कोर्स में है, सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करते हैं तो 2 कंपाउंड बन सकते हैं, एक वाटर बन सकता है और एक H2O2 बन सकता है। वाटर में ऑक्सीजन 16 ग्राम है और हाइड्रोजन 2 ग्राम है, और H2O2 में हाइड्रोजन तो 2 ही ग्राम है लेकिन ऑक्सीजन 32 ग्राम है। तो यहाँ हाइड्रोजन फिक्स हो गया 2 और ऑक्सीजन 16 32 अलग अलग हो गया, और 16 और 32 में एक सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2 भी आ गया। तो ये चीज हम कह रहे हैं कि एक एटम का वेट, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 and 32 which combine a fixed mass of hydrogen that is 2 gram and it bears a simple integral that is whole number ratio 1:2। this is known as law of multiple proportion। अब ये इसका मैथमेटिकल न्यूमेरिकल है लेकिन ये न्यूमेरिकल हम बाद में ही करेंगे। पहले बताइए जितना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया? आ गया तो 1 टाइप करो, नहीं आया तो 2 टाइप करो, फिर से बताएंगे। हार्दिक लोहानी क्लियर है, इशिता रंजन क्लियर, रितेश क्लियर, प्रांजल एंड खुशबू क्लियर। आई होप तो सभी ने आंसर दे दिया हो। कोई रह गया है तो अभी मैं उसको पकड़ता हूँ। उत्कर्ष क्लियर, ठीक है। अब मैं देख लूँ, एक बच्चे ने कहा है सारांश ने, दोबारा बता दीजिए लास्ट पॉइंट। अभी बता रहा हूँ बेटा सारांश, पहले देख लूँ ना कौन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है।
यहाँ तो खुशबू उसका होपफुली सभी ने बोल दिया है। ठीक है सारा, देखो बच्चों क्या कह रहे हैं इसमें, ये कहा है लास्ट पॉइंट में कि जैसे ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लें, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक कंपाउंड बनता है N2O, एक बनता है N2O2। तो इसके 28 ग्राम N2O में, N2 का वेट 28 और ऑक्सीजन का वेट 60। जब इसके देखेंगे तो 28 और 32 दिखेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन में और भी होते हैं N2O3, N2O4 और एक आखिरी N2O5 भी है। इन सब में मैंने जानबूझ के N2 लिया है जिससे ये 28 ही रहेगा। और यहाँ ऑक्सीजन एक एक बढ़ती गई है, तो 16, फिर 32, 48, फिर 64, फिर 80। तो यहाँ पे ये कहा गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो कई कंपाउंड बन गए और एक एटम का वेट फिक्स करिए, ये 28 फिक्स है, तो दूसरे एटम का वेट या दूसरे एलिमेंट का वेट वही नहीं आएगा, अलग अलग आएगा या वेरिएबल आएगा। तो यहाँ 16, 32, 48, 64, 80 अलग अलग आ रहा है। और इन अलग अलग मासेस में भी जब आप रेशियो निकालेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, इन सबको 16 से अगर आप डिवाइड कर दें तो पहले वाले में आ रहा है 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और एक सिंपल होल नंबर रेशियो आपको मिलना चाहिए। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एटम का वेट फिक्स कर देंगे 1 ग्राम, दूसरे एटम के वेट आएंगे, तो एक बार आएगा 1 ग्राम 4 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, दोबारा आएगा 1 ग्राम 12 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो एक एटम का वेट 1 ग्राम फिक्स कर दिया, अब वो 4 और 12 वेरिएबल वैल्यूज आ गई, फिर उनका आपस में रेशियो निकाला, वो 1:3 आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि द फिक्स्ड वेट of one element combining with variable weight of other, and these variable weights have a simple whole number ratio. It follows या it proves law of multiple proportion। अलग अलग आया ना बेटा, इसलिए law of multiple proportion। बोलो बच्चों क्लियर है? अब बेटा सारांश क्लियर है, थर्ड पॉइंट। अब मैं आपको न्यूमेरिकल से बताता हूं इसको न्यूमेरिकल से एक बारी क्लियर करते हैं बेटा। ये देखिए क्वेश्चन है, वेरी गुड, ये वाला न्यूमेरिकल से क्लियर करिए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड, ठीक है। द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज कंपाउंड इज 5.93 एंड इन अदर इज 11.2। शो दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कैसे शो करें, ठीक है। तो एक में हाइड्रोजन 5.93 है, दूसरे में 11.2 है, कैसे प्रूव करें? तो बेटा आप कहेंगे केस फर्स्ट, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसमें, वेट ऑफ हाइड्रोजन 5.93। अरे भैया 100 ग्राम का कंपाउंड मान लिया, 100 ग्राम में 5.93 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। तो बच्चे वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्वेश्चन है, तो 100 में से 5 गया 95, 94.07 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये आ गया पहले में ये। लेट सपोज मैं वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 करना चाहता हूं, मान लो, तो मैं कहूंगा 5.93 ग्राम हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 94.05 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों जरा ये चीज ध्यान रखना, ये एलिमेंट हाइड्रोजन है और ये एलिमेंट ऑक्सीजन है, हम इन्हीं में रिलेशन बनाएंगे। तो ये गलती मत कर देना, 5 के सामने 100 मत लिख देना। दो एलिमेंट्स में रिलेशन देखना है, दो एलिमेंट्स में, पूरे कंपाउंड्स में नहीं। तो यहां से 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, ये आ गया कितने ग्राम से, और एक अप्रोक्सीमेट भैया कैलकुलेशन आप कर लीजिए। मुझे क्या लग रहा है, मैं इसे 6 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और 6 10 जा 60 और 6 5 जा 30, 10 टाइम 60, 5 टाइम 30, तो ये कुछ 15 से ऊपर आ रहा है मेरे हिसाब से। सॉरी 15 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो 16 के आसपास या ऐसा कुछ आ गया, 15.57 व्हाटएवर। तो ये पहली कैलकुलेशन हो गई, 15 पॉइंट समथिंग याद रखना, ठीक है। फिर दोबारा करेंगे हम एक्सपेरिमेंट 2। कैसे करेंगे, फिर हम लिखेंगे केस 2, तो हम उसमें लिखेंगे हाइड्रोजन कितने ग्राम है बेटा, 11.2 ग्राम, ऑक्सीजन कितने ग्राम है बेटा, 100 में से 11 गए 89, 88.8 ग्राम। फिर हमने वही हाइड्रोजन 1 ग्राम फिक्स करना है, तो हाइड्रोजन के 11.2, ऑक्सीजन के 88.8 थे,
तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कर रहा है 88.8 अपॉन 11.2, 11 8 टाइम्स ज्यादा है, थोड़ा सा 8 से कम आ रहा है ये, ठीक है। तो ये 8 से कम तो 7.9 या कुछ भी ऐसे वैल्यू आ जाए। अब हमारे पास जो दो वैल्यू आई वो अलग अलग आई। एक बारी अभी हमने जो पीछे किया था वो शायद कितना आया था मुझे ध्यान नहीं है, शायद 5.15 आया था ना, 15 समथिंग, हाँ 15 आया था, 15.6 आया था या 8 आया था। तो अब यहाँ हम कहेंगे पहले 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे थे 15.6 या 8, और अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है 7.9 मान लिया। तो इनमें होल नंबर रेशियो आ गया 1:2। फिर हम कहेंगे भाई देखो रेशियो 1:2 आ गया, इसलिए प्रूफ हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है हाइड्रोजन का वेट फिक्स करो, आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हो। चलिए बुकिश आंसर देखते हैं। पहले एक बारी बुक का आंसर देखें। इन द फर्स्ट कंपाउंड हाइड्रोजन इज 5.93%, इसका मतलब ऑक्सीजन इज रिमेनिंग, यानी 94.07% ऑक्सीजन है। शायद हमने कैलकुलेशन यही की होगी। सेकंड वाले में हाइड्रोजन 11.9 है तो ऑक्सीजन 88.8 है। अब बेटा हमें फिक्स पार्ट करना है ना, किसी एक का वजन फिक्स करना है, तो यहाँ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। तो 94.07 अपॉन 5 देखिए 15.86 आ रहा है। ऐसे ही अब दूसरे वाले में करेंगे तो 88.2 अपॉन 11.2 7.9 आ रहा है। तो यही मैंने आपको अभी करके दिखाया था कि एक बारी 15.8 और एक बारी 7.9, इनका रेशियो 2:1 आया। फिर हम लिख सकते हैं सिंस द रेशियो is a simple whole number ratio, hence given data illustrate that law of multiple proportion। ठीक है बेटा, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। बोलो बच्चों, कोई डाउट पहले दोनों लॉ में? ठीक है, पहला लॉ, दो नहीं अब 3 हो गए हैं। हाँ बेटा, थोड़ा बहुत तो अप्रोक्सीमेट कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कई बार ना उल्टे डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेट जाता है तो गलती हो जाती है। मतलब जैसे आपने 15.8 को 16 मान लिया, उधर थोड़ा कम ज्यादा किया तो चलो होल नंबर आ गया, वो कहीं गलती से तुम पीछे ले गए हो तो 15 वाले को 15 ले लिया होता और उसको 8 ले लिया होता तो 15 और 8 आता तो होल नंबर नहीं आता। फिलहाल कैलकुलेशंस हैं, वो मैथमेटिक्स है, उस पर नहीं जाना, मेथड समझ में आना चाहिए, मैथमेटिक्स नहीं। मेथड आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो सिंपल फॉर्मूला लगाना होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और इसमें लिमिटेशन एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बोलनी होगी। दूसरे लॉ का जब न्यूमेरिकल आएगा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रूव करो, तो किसी भी एक एलिमेंट की परसेंटेज 2 एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट आनी चाहिए। मतलब अगर लेड और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड बन रहा है, तो पहले एक्सपेरिमेंट में आपने परसेंटेज ऑफ लेड निकाली, दूसरे में भी परसेंटेज ऑफ लेड और तीसरे में परसेंटेज ऑफ लेड, तीनों में परसेंटेज ऑफ लेड सेम आएगा तो आप कहेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कभी प्रूव करना है तो जरा इसमें कॉमन सेंस रखना, ये थोड़ा सा टफ होता है। दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन देखना, ये गलती मत करना कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो दो एलिमेंट के बीच में आप रिलेशन देखेंगे, किसी एक एलिमेंट का 1 ग्राम दूसरे एलिमेंट के कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है ये निकालेंगे एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3, ठीक है। बोलो क्लियर है बच्चों, तीनों लॉ क्लियर है? हाँ, इस लॉ का कोई खास लिमिटेशन या ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन बी एप्लीकेबल इन ऑल द एरियाज, ठीक है। तो पहले 3 लॉ पे आप फोकस करके इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे और मंडे से जैसे आपको पता भी है, शायद सर ने बता भी दिया है, और क्योंकि आपके बच्चों के नंबर्स में फ्लक्चुएशन बार बार आ रहे थे और कई बार ये होता है ना, समथिंग वी गेट फ्री इज रिगार्डेड एज जस्ट नथिंग। तो मंडे से हम एक जो प्रोसेस हमारा है कोचिंग का, वो एक प्रॉपर पैटर्न से करेंगे, एक नया ग्रुप बनाएंगे जिसमें खाली केमिस्ट्री का ग्रुप होगा। ऑब्वियसली उसमें वही बच्चे होंगे जो इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ने चाह रहे हैं, जो सीरियस है, ठीक है। क्योंकि अभी 10th का रिजल्ट का थोड़ा मैनिपुलेशन हुआ है, गड़बड़ हुआ है, पेपर नहीं हुए हैं, तो कई बच्चे प्रॉपर फ्रेम में नहीं है,
तो ग्रुप में तो वो आ गए थे, लेकिन रेगुलर अटेंडेंस हमारे पास तो जूम से आ जाती है, तो उनकी टाइमिंग तक आती है कितने कितने मिनट किस बच्चे ने अटेंड की है। ठीक है, तो मंडे से ऑब्वियसली कल मैं आपको ग्रुप का एक लिंक भेज दूंगा, उसमें वो बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे जो सीरियस है। एंड ऑब्वियसली आप सीरियस हो उसका पता हमें दो ही तरीके से लगता है। एक तो आपकी रेगुलर अटेंडेंस अगर आ रही है तो हम कुछ नहीं कहते हैं, आप क्लास में रेगुलर आंसर दे रहे हो, और क्लास में एक्टिवली, जब मैं कह रहा हूँ 1 टाइप करो 2 टाइप करो, आप सुन रहे हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, आप चाह रहे हो पढ़ना, दैट्स वेरी गुड। आप लोग जितने इस समय हो वो सब अच्छे बच्चों में हो। और सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली मॉनिटरल, दैट इज फाइनेंशियल इशू। तो दो चार जने तो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, अदरवाइज जो बाकी बच्चे हैं जो एक्सट्रीम जूनियर से हैं या कहीं और से हैं, उनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, एक फीस का एक पॉइंट है, 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट वीक। वैसे वो फर्स्ट वीक खत्म हो गया है, तो जो एक्सट्रीम के थे तो हमें उनसे लेना ही नहीं था 1000 रजिस्ट्रेशन, उनसे आगे की फीस लेनी थी, या बाकी कोई भी बच्चा है तो वो फीस का इशू शुरू करेंगे। हम आपको एक लिंक देंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही होना है तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा, तो आप अपने पेरेंट्स से कह देंगे, मुझसे बात कर लेंगे, या फिर पेमेंट जो भी है ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसी ग्रुप में दूंगा जो ग्रुप पढ़ना चाह रहा है। इज इट क्लियर? सिंसियरली आप पढ़िए, मैं मैटर और ये सारी चीजें, आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताते जाऊंगा, डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी। हैव ए नाइस टाइम।